नमस्कार दोस्तों, दूरदृष्टि के इस चैनल में आपका स्वागत है। अभी यूपी लेखपाल की 19 जून को जो मुख्य परीक्षा आयोजित होनी है, जिसमें पैट के एग्ज़ाम के आधार पर परसेंटाइल के बेसिस पे एग्ज़ाम होना है। पैट का असल में लेखपाल का मुझे एग्ज़ाम नहीं देना था, बट मैंने फिर भी पैट का केवल टेस्ट के लिए मैं देना चाह रहा था। स्कोर कार्ड जैसे गेट के स्कोर कार्ड को हम देते हैं, या टेट या सी टेट के एग्ज़ाम के लिए हम बैठते हैं ताकि हम अपडेट रहें। तो मैंने पेट का भी दिया था, तो 99.5 से कुछ अबव था मेरा परसेंटाइल, केवल ऐसे देखने के लिए। वैसे ही मैं लेखपाल की परीक्षा दूंगा केवल। अल्टीमेट मेरा एम जो है वो सिविल सर्विसेज ही है। सो इसके ये मैं विद प्रूफ आपको दे दूंगा। अभी मेरा एम है इस समय कि मैं लास्ट ईयर जो राजस्व लेखपाल या फिर चकबंदी लेखपाल से रिलेटेड जो पेपर हुए हैं उनको 1 बाय 1 करवाऊं, ताकि उससे आपकी दिशा और दशा सुनिश्चित हो सके एग्ज़ाम की, और उसी बेसिस पे आप आगे भी तैयारी कर सको। एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि मैं इस बुक के माध्यम से केवल आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कैसे किस तरीके से आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, और वो आपको सिलेबस या आपको क्वेश्चन का लास्ट ईयर का पैटर्न अगर आप देख लेते हो, तो ये जो आपके 6-7 क्वेश्चन पेपर हैं, तो इससे आपको बहुत हद तक पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। वैसे न्यू सिलेबस और पुराने सिलेबस में डिफरेंस जैसे बहुत ही कम का डिफरेंस है। यूट्यूब में ज़्यादातर अभी बातें हो रही हैं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, तो ये सब कुछ नहीं, चेंजेस ज़्यादा नहीं आए हुए हैं। अब देखिए, पहले जो 80 मार्क्स का जो होता था वो 100 मार्क्स हो गया। मीन्स फर्स्ट थिंग इज़ दैट इंटरव्यू इज़ नॉट इन दिस एग्जामिनेशन। सो एक्सक्लूड कर दिया गया इंटरव्यू को। तो पहला तो इंटरव्यू नहीं है, पहले तो इस बात को आपको याद रखना है कि नहीं है। दूसरा, ये कुछ पोर्शन में जैसे कि कुछ स्टैटिस्टिक्स में कुछ ऐड हुई हैं चीज़ें, या फिर जैसे रस या अलंकार जो थे वो हटा दिए गए हैं, तो इस तरह की चीज़ें हिंदी पोर्शन में, तो ये आपको देखना है। और ये क्वेश्चन पेपर करवाने के बाद मैं आपको मेन टॉपिक करवाऊँगा। तो उससे आपको बहुत ही अच्छे से, जैसे मैंने मीन मीडियन मोड बहुत पहले करवाया था, ग्रामीण परिवेश में कैसे ज़मीन का मापन करवाते हैं, तो वो जो सबसे टफ़ टॉपिक थे वो लेखपाल से रिलेटेड हुए मैंने पहले ही करवाए थे। तो वो इस परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो बेनिफिशियल होगा। आप चाहें तो उन वीडियो को देख सकते हो। आप प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है यूपी लेखपाल की, तो उसको देख सकते हो। अब बिना किसी देरी किए हुए हमें क्वेश्चन जो है वो 2015 में जो पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, उसको 1 बाय 1 हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें ये है कि क्वेश्चन जो पेपर है वो 100 मार्क्स का टोटल होगा, जिसमें कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, और जिसमें कि 25 क्वेश्चन है। तो हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से जनरल स्टडी के क्वेश्चन आएंगे 25, और मैथ्स प्लस रीजनिंग जो भी है उसके क्वेश्चन आएंगे 25, और एट लास्ट जो आपका ग्रामीण परिवेश है जिसमें कि भूमि मापन विधियाँ, जो मैंने कहा था सबसे टफ टॉपिक है शायद इसका, जो मैंने करा है, उसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, जिनको कि आपको सॉल्व करना है, मैक्सिमम करना है, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग मीन्स नथिंग। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, ताकि आप फाइनल सिलेक्शन ले सको मेंस में। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम हिंदी पार्ट, 2015 पेपर जो कि हुआ था, डेट तक दे रखी है इसमें कि 13 सितंबर 2015 में हुआ था। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि खिसियानी बिल्ली, अब हिंदी में है, लोकोक्तियाँ मुहावरे का अर्थ चुनकर बताना है। तो देखिए, इसमें आंसर दे रखा है, बट फिर भी रिवीजन पर्पज़ से आप इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी उसके बाद हम सिलेबस पे आएंगे, और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचेगा है कि ए आंसर है, अपने शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना। तो ये है इसका। नाउ सेकंड है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब छल कपट का जो व्यवहार है वो हमेशा नहीं चलता। नेक्स्ट है, 3 और 4 क्वेश्चन में निम्नलिखित में विलोम बताना। तो क्रस का मतलब होता है हष्टपुष्ट। क्रस का विलोम जो होता है वो, क्रस मतलब होता है एक तरह से कोमल, तो कोमल का मतलब विलोम जो हो जाता है वो हष्टपुष्ट। तो थर्ड का है बी आंसर। फिर है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब होता है जो कम जानता हो, तो उसका सर्वज्ञ हो जाता है, जो कि
अधिक जानता तो ए इज़ द राइट आंसर। तो फोर्थ का ए हो जाएगा। और फिफ्थ है खूंटी शब्द का बहुवचन, तो खूंटियाँ हो जाएगा, खूंटियाँ। सी इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों का दूसरा अर्थ बताइए। तो दूसरा है अज अजन्मा। तो अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ है ईश्वर। तो ईश्वर को ही बोला जाता है कि वो जन्म नहीं, मृत्यु और जन्म से परे रहते हैं ईश्वर, तो अजन्मा या अज बोला जाता है। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो प्रतिनिधि, निधि होता है छोटी की मात्रा, तो ए इज़ द राइट आंसर। अब इसमें बताना है कि त्रुटियां कहाँ पर हुई हैं, किस में हुई हैं, वो बताना है। तो विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है में कौन सा है? तो जलपान को में नहीं, जलपान की होना चाहिए था, तो यही गलत है, तो इसलिए बी इज़ द राइट आंसर। नाइन्थ है मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। तो इसमें है मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती नहीं, अच्छा लगता होगा, तो सी इज़ द राइट आंसर। तो नाइन्थ का हो जाएगा सी। अब टेंथ का हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आज का अज्ञ होता है, आँख का चक्षु होता है, आग का अग्नि होता है, तो सी इज़ द राइट आंसर। मीन्स अग्र, अग्र जो है वो तत्सम है शब्द, संस्कृत से लिया गया। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द है 11 और 12 में। तो पर्वत की तलहटी, तो उसको बोलते हैं उपत्यका, और पर्वत का जो ऊपरी भाग होता है उसे अधिपत्यका बोलते हैं, तो उपत्यका यहाँ पर राइट आंसर है। तो उपत्यका सही आंसर है। कंजूस के घर, कंजूस से धन व्यय करने वाला, तो होगा कृपण, कृपण यानी ए इज़ द राइट आंसर। तो कंजूसी से धन मीन्स एक तरह से कंजूस को ही बोलते हैं कृपण। हाँ। और नेक्स्ट है रिक्त स्थान को भरना। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या हुआ, अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचाता, तो शत्रु मीन्स ए इज़ द राइट आंसर। देश के लिए, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए, तो उद्यत रहना चाहिए मीन्स तैयार रहना चाहिए एक तरह से ये। अरविंद का पर्यायवाची, तो अरविंद कमल का होता है, कमल का जलज, पंकज, नीरज, सरोज, अंबुज सब होते हैं, तो यहाँ अरविंद का पर्यायवाची कमल है, सी इज़ द राइट आंसर। निर्धन में कौन सी संधि है? तो 16 में का जो आंसर है निह धन धन, तो निह धन धन में विसर्ग संधि है क्योंकि निह हो जाता है यहाँ पे, तो डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि निर्धन में निह आ जाएगा और धन आ जाएगा, निह प्लस धन, तो निह का मतलब हो जाता है एक तरह से विसर्ग संधि, तो डी इज़ द राइट आंसर। नाउ 17 देशांतर में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। जैसे परमेश्वर, नीलकमल, तो उसी तरह दिशा का अंतर, एक तरह देशांतर, दिशा में अंतर, तो इस तरह से हो जाएगा ए कर्मधारय समास। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा खट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो एक तरह से रूपक अलंकार है, यानी तारा घट ऊषा नागरी में रूपक अलंकार, क्योंकि अंबर, तारा और रूपा क्रम से पनघट, घाटी और नागरी का आरोपी हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तो तद्भव है अमीय, अमीय अमृत का अमृत तत्सम होता है, उसका अमीय तद्भव होता है, तो 19 का सी। अब इसमें 20 और 21 में लिखित वाक्य में सही वाक्य का चयन करना है। तो सभी आप क्वेश्चन ऑप्शन को पढ़ोगे तो इसमें तुलसी और सूरज क्रमशः शब्द का प्रयोग करना है, कि क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। नेक्स्ट है जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, तो इसमें है जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, डी इज़ द राइट आंसर। करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है, अब याद रखिए इसको। 22 का बी। तो मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में
मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालीन भेद है तो ये पूर्ण भूतकालीन, खा चुका हूँ अब कंप्लीट हो चुका है तो पूर्ण भूतकाल हो जाता है। राजा सेवक को कम्बल देता है, अब राजा सेवक को कम्बल देता है तो कर्ता ने कर्म को, अब यहाँ पे गलत है, संप्रदान नहीं होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पर होना चाहिए कर्ता ने कर्म को, तो कर्म जो है यानी कि ये होना चाहिए इसका, सी इज़ द राइट आंसर, ए नहीं होना चाहिए, तो सी इज़ द राइट आंसर इसमें होना चाहिए कर्म। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने पर संबंध का कि अधिकरण है वो भी इस तरह से आपको याद रखना। ठठेरा शब्द में लिंग परिवर्तन कीजिए तो ठठेरनी, ठठेरिन, सॉरी ठठेरिन, तो ए इज़ द राइट आंसर ठठेरिन। उसके बाद है, अब ये हो गए 25 हिंदी के हो गए। अब मैथ्स के आ जाएंगे। तो मैथ्स में आप देखिए, यदि एक वृत्त की परिधि 18.6 सेंटीमीटर है तो अर्धव्यास क्या होगा। तो अब देखिए परिधि मतलब होता है डायमीटर, और वृत्त की परिधि, सॉरी व्यास का मतलब होता है डायमीटर, और परिधि जो होती है वो होती है 2πr या फिर पाई डी। तो अब इसमें ये कहा गया कि उसके व्यास और उसकी परिधि में जो अंतर है वो कितना है, वो है 18.6 का है। तो इक्वेशन आप बना सकते हो कितना, मीन्स पाई डी माइनस डी इक्वल्स टू 18.6। ये अगर आपको पता है तो डी की वैल्यू पता चल जाएगी, डायमीटर की परिधि की वैल्यू पता चल जाएगी और आप उससे निकाल लोगे। देखिए सॉल्व करके भी ये आया तो 8.68 है। दो संख्याएं जिनका कि एलसीएम और एचसीएफ जो है 12 और 2448 है, अगर उनके संख्याओं का अंतर जो है वो 60 है तो संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं, एक रिलेशन हमें पता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल्स टू दोनों संख्याओं ए इंटू बी, ये हमें पता है तो हमें ए बी यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर यानी ए माइनस बी भी हमें पता है, ए माइनस बी कितना है 60 दे रखा है। तो अगर हमें ये दोनों इक्वेशन पता है तो एक रिलेशन होता है ए प्लस बी, अगर हमें निकालना है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए इसको फिर से लिख देता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब -4ab, ये देखिए, तो इससे हम a प्लस बी का निकाल लेंगे वैल्यू रख के। देखिए किस तरह से निकालेंगे उसको, इसमें सॉल्व किया हुआ है तो ये देखिए ये फॉर्मूला है। तो इसमें आप देखिए एलसीएम एचसीएफ का ये देखिए निकाला गया है, दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाला गया है। माइनस की वैल्यू पता है, प्लस की वैल्यू के लिए ये देखिए a प्लस बी इक्वल्स टू ये वाला रिलेशन भी मैंने बता दिया है। ए माइनस बी की वैल्यू आप रख दो, ए बी की वैल्यू रख दोगे तो आपको ए प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, 348 हो जाएगा। इसी तरीके से एक स्कूटर और मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9:5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है तो मोपेड का मूल्य कितना होगा। तो सिंपली है कि अगर स्कूटर का वैल्यू हम अगर 9x रख लेंगे तो मोपेड का मूल्य हो जाएगा 5x। अब इसमें ये कहा गया कि अधिक है, अधिक होने का मतलब है दोनों में अगर डिफरेंस कर देंगे तो दोनों को माइनस कर देंगे तो 42,000 हो जाएगा। तो यही है देखिए इक्वेशन है, तो इससे एक्स की वैल्यू निकल आएगी, एक्स की वैल्यू से मोपेड की वैल्यू निकल आएगी। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। और तीन संख्याएं जिनका योगफल जो है 392 है, यदि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 2:3 है और दूसरी और तीसरी का इतना है, तो सबसे अच्छा ये फार्मूला होता है कि आप तीनों संख्याओं का आप 1 2 3 लिखते हो तो 1 2, ये देखिए लिखा हुआ 1 2 3 लिखा हुआ 2:3 है। अब इसको एक ही रेशियो में कन्वर्ट करना है तो 2:3 है और दूसरा है देखिए इसमें 5:8 है, एक 2:3 एक 5:8 है। तो 5 3 जो 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो 15 आ गया है। अब 15 ये आ गया, अब 5 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 5 से 10 आ जाएगा और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए होता ये है कि ये हमें उसी रेशियो में बनाना है। वैसे भी देख लीजिए कि अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो 2:3 आ जाएगा इन दोनों को, और इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे 15 8 को तो 3:8 आ जाएगा। तो एक कॉमन रेशियो तीनों का रेशियो बना लिया गया है
इससे ये हमें पता चल गया। अब इसी को x के फॉर्म में कर देंगे, तीनों x को हम ऐड कर देंगे जो कि बराबर हो जाएगी। तो तीनों इक्वेशन मिल गई, इससे x की वैल्यू निकल आएगी और x की वैल्यू से हम तीसरी संख्या निकाल लेंगे जो कि 24x है, तो इससे 192 आ जाएगा। इसी तरीके से एक त्रिभुजाकार खेत है जिसका परिमाप मीन्स पैरीमीटर जो है वो 540 है और इनका जो भुजाओं का अनुपात है वो इतना है, तो क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसके लिए हमें एक तरह से ये है कि एक ये ट्रायंगल है जिसमें कि एक है 5x, x मीन्स कॉमन नंबर हो जाएगा 12x और ये 13x, इस तरह से है। तो अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो हमें एक तो ये होता है कि एस की वैल्यू जो हो जाती है वो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इससे एस की वैल्यू निकल आती है। और एस एरिया निकालने के लिए जो फार्मूला होता है एस माइनस ए एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी, ये जो निकलता है इससे हमें एरिया निकल आता है और यही इसमें समझाया गया। इसी को कैलकुलेट करना है। ये देखिए तीनों को निकाल लिए, x की वैल्यू निकल आई। x की वैल्यू से हमें तीनों को निकाल के हमने तीनों को x कर लिया, परिमाप 540 था, टोटल से हमने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू से हमें तीनों साइड निकल आई, तीनों साइड को हमने s निकाल लिया। s से हमें तीनों साइड की भुजाएं s निकल आया, s से हमने फॉर्मूले में रख लिया s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी कैलकुलेट कर लिया, अंडर रूट निकाल के आ जाएगा। इसी तरीके से एक आयताकार है यानी रेक्टेंगल मेज है जिसकी ऊपरी सतह का मतलब माप जो है वो 28 है तथा उसका क्षेत्रफल इतना है, मेज के कर्ण की लंबाई। तो आप ये देख लीजिए कि ऊपरी जो सतह है उसका परिमाप का मतलब हो जाता है टोटल जो हमें पता है वो है 28 मीन्स पेरीमीटर 2a प्लस बी। ये देखिए तो मतलब दोनों भुजाओं का जोड़ और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा परिमाप आ जाएगा 28, इससे a प्लस बी हमें निकल आएगा। तो a प्लस बी जो आ जाएगा वो 14 आ जाएगा। अब दूसरी बात इसमें कही गई है कि उसका क्षेत्रफल जो है वो कितना है, क्षेत्रफल जो है वो 48 है। तो क्षेत्रफल जो होता है किसी भी रेक्टेंगल का या आयताकार का वो l इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, चौड़ाई गुणे लंबाई होती है। और जो पेरीमीटर होता है वो 2l प्लस बी इक्वल्स टू ये पेरीमीटर हो जाता है और ये हो जाता है एरिया, क्षेत्रफल। तो इसी से हम क्वेश्चन करेंगे। तो ए और बी हो गया। अब पहले क्वेश्चन की तरफ फिर से हमें ए बी पता है, हमें ए बी पता है और हमें ए प्लस बी पता है, तो हम ए माइनस बी निकाल सकते हैं। ये देखिए इस रिलेशन से ए माइनस बी निकाल सकते हैं। अब ए माइनस बी ए प्लस बी से जब दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी तो हम इससे ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। जब ए और बी की वैल्यू हमें पता चल जाएगी जो कि निकल आएगी 8 और 6, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम 8 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, 8 8 64, 6 36, टोटल आ जाएगा 100, 100 का रूट है 10 मीटर आ जाएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। इसी तरीके से एक त्रिभुज का जो परिमाप है वो है 30 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल जो है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी सबसे लंबी भुजा की लंबाई 13 है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी। तो अब इस क्वेश्चन में हम देखिए इसमें फिर से वही है कि तीनों अगर हमें पता है a प्लस बी प्लस सी पता है तो a प्लस इसमें ये दे रखा है कि देखिए कि a प्लस बी प्लस सी 30 है और सबसे लंबी भुजा 13 है। तो दोनों जो छोटी हो गई वो b प्लस सी हो गई और 13 माइनस यानी 17 हो गया। अब दोनों जो छोटी हो गई 17 हो गई, हमने s निकाला फिर से जो एरिया ऑफ के लिए निकालते हैं ट्रायंगल का। तो 13 प्लस यानी 13 बाय एरिया हमें पता था, a प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड कर दिया तो b प्लस सी 17 था, ए सबसे लंबी a जो भुजा थी वो 13 थी, दोनों को डिवाइड किया 15 आ गया है। अब इससे हमें दूसरी भुजा निकल आएगी कि दूसरी जो है वो भुजा वो 17 माइनस, मान लेते हैं इसमें कि दो भुजाओं में से शेष दो भुजाओं में से एक x है तो दूसरी 17 प्लस 17, क्योंकि दो भुजाएं हैं जो a और b, a प्लस बी, ये देखो यहाँ पे b प्लस सी है। 17 क्या है, 17 दो भुजाओं का, क्योंकि एक तो हमें पता है कि 13 है तो दूसरी 17 है, तो 17 में एक x हो जाएगी तो दूसरी 17। अब यही तीनों हमें इस फॉर्मूले में रखना है क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो 30 है क्षेत्रफल जिसमें 15 हमने s की वैल्यू निकाली, 15 माइनस 13, 15 माइनस एक्स और 15 माइनस 17 प्लस एक्स, क्योंकि 17 माइनस एक्स एक भुजा की लंबाई है।
इसको हम कैलकुलेट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, सॉल्व कर लेंगे, 12 और 5 आएगा। सॉरी, तो 5 राइट आंसर है क्योंकि 12 प्लस में चला जाता है। तो सबसे छोटी 12 और 5 आएगा, तो सबसे छोटी जो है वो 5 हो जाएगी। इस तरह एक पहिए की जो त्रिज्या है वो बोली गई थी, यानी कि रेडियस जो है वो 21 है और 732 मीटर की दूरी तय करने के बाद कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो अगर हमें 21 उसका रेडियस पता हुआ है तो हम उसका पेरीमीटर निकालेंगे, 2πr होता है, 2πr रेडियस होता है। इससे हम 132 सेंटीमीटर निकालेंगे, हालांकि ये मीटर है, ध्यान देना है। तो हम क्या करेंगे, और देखिए इसको 792 को हम 132 जो कि हमें पेरीमीटर है इसे डिवाइड करेंगे और इससे 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे क्योंकि ये मीटर है तो सेंटीमीटर में बनाना है। और इसको सॉल्व कर लेंगे, 600 चक्कर आ जाएंगे। किसी एक काम को एक जो पुरुष है एक महिला है से दुगना तेज़ी से करता है, अब एक महिला एक पुरुष उससे दुगनी तेज़ी से करता है, अर्थात सभी एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा करता है तो लड़के के अकेले कार्य। तो इसके लिए सबसे अच्छी इक्वेशन होती है कि सभी का रेशियो निकाल लीजिए। जैसे कि महिला और पुरुष का 2:1 का है, महिला और लड़के का 2:1 का है, महिला पुरुष लड़के का, अब कॉमन करना है। तो सीधी सी बात है, सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से कर रहा है वो है तो पुरुष और महिला 2:1 है, महिला और लड़के का 2:1, तो यानी ये इन तीनों का रेशियो जो 4:2:1 आ जाएगा। अब तो काम रिवर्स हो जाता है क्योंकि ये काम का अनुपात है, तो यानी कि जो समय है तो वो समय जस्ट रिवर्स हो जाता है काम का, तो यानी 1:2:4 हो जाता है। अब कोई भी कार्य जो है वो x दिन में करता है, पुरुष करता है, तो महिला 2x दिन में करेगी और लड़का 4x दिन में करेगा। तो आपको इक्वेशन बन जाएगी 1/x, क्योंकि एक दिन का काम निकालना है तो 1/x, 1/2x, 1/4x, इससे x की वैल्यू निकल आएगी 7। तो 7 निकल आएगी, तो लड़का किसी काम को कितने दिन में करेगा, तो सीधी सी बात है 4x, क्योंकि हाँ लड़के का काम 4x था, तो 4x मतलब है 4 7 28 हो जाएगा। 60 लीटर जो है मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है। अब इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। तो सीधी सी बात, अम्ल और पानी का जो रेशियो 2:1 है। अब मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है, तो 2, अब टोटल जो है वो 2 + 1 यानी 3 है, जिसमें 2 जो है वो अम्ल की मात्रा है। और अगर 60 लीटर है तो 60 × 2/3 तो 40 हो जाएगा। 40 लीटर जो है वो अम्ल है। अब मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है, तो 40 को माइनस कर देंगे 60 से, तो 60 - 40 तो 20 हो जाएगा। तो 20 इसमें पानी की मात्रा हो गई। अब 20 पानी है और अम्ल जो है वो 40 है। अब बड़ा इजी लैंग्वेज में है कि कितना पानी मिलाया जाए कि अम्ल जो है अम्ल और पानी जो है 1:2 हो जाए। तो अभी अम्ल और पानी कितना था, 2:1 था। अब जो है कितना पानी मिला दिया जाए कि ये 1 हो जाए और 2 हो जाए। तो हम चाहें तो वैसे तो अंडरस्टूड है कि हमें 60 मिला दें। देखिए कैसे, 60 अगर इसमें मिला देते हैं तो 1:2 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कैसे करके। 40 है अम्ल का और 20 है पानी का, जिसमें पानी मिलाना है यानी x मिलाना है, तो 1:2 हो जाना चाहिए। ये इक्वेशन आप बनाओगे, इससे x की वैल्यू निकाल लोगे, 60 लीटर आ जाएगा। इस तरह एक ट्रायंगल है जिसमें कि a दे रखा है 90, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण ट्रायंगल है। तो इसमें a की वैल्यू, b की वैल्यू दे रखी और tan भी पूछा गया। tan का मतलब हो जाता है, अब इसमें tan 90, tan ए एंगल जो है 90 दे रखा है, यानी ये है, समझ लो अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये 90 दे रखा है। अब tan का मतलब हो गया ये अपॉन इसका रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो निकालना है। और अगर ये निकल आता है तो सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर एक हमें भुजा पता है क्या है, वो बी कितनी है, एक है 7 है, एक 7 है, और एंगल ए जो है वो 25 है। तो एंगल ए मतलब ए लिखा है तो ए का अपोजिट यहाँ होगा 25, बी का अपोजिट यानी ये होगा 7, ये 7 होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम तीसरी निकाल लेंगे, 25 का स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 24।
अब tan अगर हमें b निकालना है, tan b, तो मतलब हो जाएगा 7 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस 24, तो 7/24 आंसर आ जाएगा। इस तरह से निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट है, यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह हो तो वार्षिक ब्याज की दर का प्रतिशत कितना होगा। अब देखो 1 पैसा अगर उस पर ब्याज लग रहा है यानी इंटरेस्ट है, मूलधन 1 रुपया यानी 100 पैसे में कन्वर्ट कर लोगे, समय क्या 1 महीने के बाद की गई है तो यानी 1/12 हो जाएगा वर्ष, क्योंकि हमें टाइम जो लेना है वो वर्ष में ही लेना है फॉर्मूले में। तो अब साधारण ब्याज की बात कही गई है, तो मूलधन दर और समय को मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 100। तो मूलधन 100 पैसे था, आर को आर लिख देंगे, 100 को नीचे लिख देंगे, 1/12 कैलकुलेट करेंगे 12% आ जाएगा। इसी तरीके से है 50 प्रेक्षणों में से एक समूह के मानक विचलन 9 है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है, सॉरी। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 2 से गुणा कर दिया जाए, यानी कि हर एक डेविएशन को सैम्पल्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो मानक विचलन में क्या आएगा डिफरेंस। तो मानक विचलन भी जो है वो मानक विचलन जो है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि हर एक से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये डबल हो जाएगा, मीन 16 हो जाएगा। इसी तरीके से बहुलक निकालना, बहुलक का मतलब हो जाता है, ये आप मेरे वीडियो में भी देख सकते हो, लेखपाल से रिलेटेड जो सीरीज़ दे रखी है उसमें देख सकते हो कैसे बहुलक और कैसे मीन मीडियन मोड निकालना है, बहुलक माध्य माध्यिका कैसे निकालनी है। दोनों दो मेथड दिए हैं, बहुत ईजी है, छोटे से वीडियो में आप लाइफ टाइम के लिए क्लियर कर सकते हो कॉन्सेप्ट। इसमें मोड का बस ये जानिए कि जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू होगी दैट इज़ कॉल्ड मोड। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि 27 सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, 1 2 3 टाइम्स हुआ है, 24 रिपीट हुआ है, 27 और सबसे ज़्यादा यही हुआ है, 27 रिपीट हुआ है सबसे ज़्यादा, आप ये कह सकते हो। तो x के किस मान के लिए बहुलक जो होगा वो, अब लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इसीलिए ध्यान से बना, x के किस मान के लिए बहुलक का आंकड़ा 27 होगा। तो देखिए 27 3 बार हुआ, 1 2 और ये 3, और 25 भी 3 बार हुआ, देखिए 1 2 3। तो अगर x की वैल्यू एक बार, दोनों बराबर है, तो अगर x की वैल्यू एक बार और अगर 27 हो जाए, वैसे भी जितनी ज़्यादा 27 होगी उतनी ज़्यादा बहुलक फिक्स हो जाएगा। तो 27 अगर x की वैल्यू हो जाए तो बहुलक हो जाता है। इसमें माध्य और माध्य का योगफल बताना है। तो माध्य का मतलब ये हो जाता है, यानी कि मीन का सबको ऐड करके जितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, तो 3 + 2 5, 5 + 8 13, 13 + 6 19, 19 + 1 20, 20 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 5, तो यानी 4 आ जाएगा इसका माध्य। अब माध्यिका के लिए क्या होगा कि इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग, बढ़ते या घटते क्रम में लिखेंगे, तो ये हम बढ़ते क्रम में लिख दिया। 1 2 3 1 2 3 4 5, ऑड टर्म है, ऑड का मतलब होता है बीच वाला आ जाएगा, यानी 3, तो 3 आ जाएगा। आप ढंग से वीडियो देखोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो 4 + 3 जो है, इन दोनों करोगे तो 7 आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन का आंसर होगा, दोनों का एडिशन पूछा गया है। हाँ, नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/भाग ट्रेन से करता है और 17/22 भाग कार से करता है, से 1 किलोमीटर पैदल चल कर करता है, तो कितनी दूरी तय करेगा। तो वह कितनी दूरी तय करेगा। अब देखिए इसने कर दिया है कि टोटल अगर हम x डिस्टेंस मान लेते हैं, तो x में से जो पैदल चला है, जो ट्रेन से चला है, और मतलब जो ट्रेन से चला है और जो कार से चला है, उन दोनों को माइनस कर दोगे तो हमें क्या आ जाएगा, हमें आ जाएगा 1 किलोमीटर की दूरी जो वो पैदल चलता है। और इस 1 किलोमीटर की दूरी से हमें ये अंदाज़ा लग जाएगा कि टोटल डिस्टेंस कैसे है। अब ट्रेन जो चला है उसका मतलब हो जाता है 2/11x भाग चला है, और जो कार है उसकी वैल्यू उसको हो जाता है वो कितना हो 17/22x। मीन्स जो इक्वेशन बन जाएगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी जी। मीन्स टोटल दूरी x थी, x में से इन दोनों के सम को माइनस किया गया कार उसको, तो 1 बचा। इससे x की वैल्यू निकल आएंगे और यही टोटल दूरी हो जाएगी। इसी तरीके से है कि वर्गीकृत आंकड़ों में माध्य अभिकलित करते समय हम जानते हैं कि बारंबारता जो है वो वर्गों के वर्ण अंकों पर केंद्रित है, वर्गों के वर्ण अंकों पर केंद्रित है, ये हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है
कि 930.25 जो है वर्गमूल में कौन सा सबसे छोटा मिश्र घटाएं कि जिसका प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या हो। तो हमें इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा। हालांकि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 30 + 0.5, इसका अंडर रूट निकाला तो 30.5 निकल आएगा। आप उस तरह से पेयरिंग करके आप निकाल सकते हो 930.25। तो इसका 2 का पेयर, इसका 2 का पेयर, इसका 1 का। आप देखिए यहाँ पे देखिए 3 जहाँ 9, 33 यहाँ पे आ गया, 0 0 0 0 0, तो हो जाएगा 30 अभी भी है, पॉइंट अब 25 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा तो 30। अब अगर मैं 5 बार लेके जाता हूँ तो 5 और 25, देखिए ये आंसर आ जाएगा, 25 से पूरा आ जाएगा। तो इस तरह से आपको स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो 30 पॉइंट, जिसमें कि अगर 0.5 माइनस कर देंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा। तो यानी 0.5 मीन्स 1/2, डी इज़ द राइट आंसर। अब 300 ग्राम की चीनी का विलय अगर 40% चीनी है, अगर ग्राम चीनी का विलयन मीन्स उसमें पानी भी होगा, तो 300 ग्राम का पानी प्लस चीनी जो है उसमें 40% चीनी है। कितनी चीनी मिलाया जाए कि विलयन में 50% हो जाए। तो 50% मिलाने के लिए अब फिर से वही है कि पहले तो हम ये याद रखें कि 300 ग्राम में 40% कितना होता है। देखिए तो 300 ग्राम का, देखिए सिंपल सा इसमें सोल्यूशन दे रखा है। 300 ग्राम का यानी 40% निकाल लिया गया, 40% मल्टीप्लाई बाई 40 × 100 तो 120 आ गया। 120 जो आ गया है, तो 120 में अब कितना दोनों तरफ ही हमें मिलाना है, विलियन का मान यानी ग्राम चीनी मिलाई जाए। तो 300 में कितनी चीनी मिला दी कि x अगर मिला दिया है, मान लीजिए विलियन जो है वो x ग्राम चीनी मिलाई जाती है, तो 120 + x और वो 3t + x, तो ये 50% है। तो 50/100 यानी 1/2 सॉल्व कर लेंगे तो ग्राम आ जाएगा। किसी भी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच में अंतर कितना होगा। तो 8% जोड़ना और 3% घटाना, यानी किसी भी संख्या का 8% जोड़ने का मतलब हो गया 108/100, ये x हो गया, और 3 घटाने का मतलब है 97x/100। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो आएगा वो आएगा 407। अब देखिए कैसे, इन दोनों को देखिए यहाँ से ही देखिए सब्ट्रैक्ट करिए, 407 है। अब सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। इस तरीके से 3 संख्याएं दे रखी हैं, 5 and 3/4, 4 and 4/5 and 7 and 3/8। अब इसमें कौन सा कहा गया है कि कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या हो। तो सबसे पहली बात, हम टोटल सभी को ऐड कर लेंगे। ऐड करने का तरीका है कि आप 5 + 4 + 7 आप ऐड कर सकते हो। 5 + 4 + 7 जो हो जाएगा वो 9, 9 + 16 आ जाएगा। और इनको भी आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, 3/4, 4/5 और 3/8। एलसीएम आप ले लोगे, एलसीएम लेके आपको ऐड कर लोगे तो आपको निकल आएगा। आप जो भी 8/5 जो 40, एलसीएम इसका 40 निकलेगा। 40 को आप यहाँ रखोगे, उसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा कि क्या ऐड करना है, सॉरी घटाना कितना है। तो अगर आ जाता है मान लीजिए 17 और तो इतना ही आप अगर घटाओगे तो इतना नहीं, अब आप देखिए कितना घटाया जाए। तो 17 में ये इतना आ रहा है, अब इसमें से कितना हटाया जाएगा। तो इसको, इस नंबर को घटाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको इसको पूर्ण संख्या बनानी पड़ेगी। मीन्स 1 - 37/40 करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर हम माइनस करते हैं, इसमें से जोड़ दिया जाए, अगर जोड़ेंगे तो परफेक्ट नंबर बन जाएगा। मीन्स अगर इसको ऐड कर देते हैं, माइनस करके पता हमें चलेगा, क्योंकि देखिए 37/40 + 3/40 अगर आ जाएगा तो ये 40/40 यानी 1 आ जाएगा, और 1 ऐड हो जाएगा तो परफेक्ट नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। कोई भी व्यक्ति 8 से 10 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेचता है, तो उसका प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए 8 में 10 वस्तु खरीदता है, तो अब व्यक्ति जो 8 वस्तु खरीद रहा है, तो वस्तु खरीदता है वो 8 रुपये में खरीद रहा है।
अब इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 80 पैसा हो जाएगा 8/10, क्योंकि खरीद इतने में रहा है, 8 वस्तु और 8 रुपये में खरीद रहा है, तो एक की वैल्यू जो हो जाएगी 80 पैसे हो जाएगी। अब जब उसका क्रय मूल्य 1/25 में वो बेच देता है, तो 1/25 में बेचने का मतलब दोनों में से माइनस करोगे तो अंतर कितना आ जाएगा, 45 पैसे का डिफरेंस आ जाएगा। अब 45 पैसे जो है वो जितने पे वो खरीद रहा है, क्रय कर रहा है, उसके बेसिस पे हम उसका प्रतिशत निकालेंगे। तो 0.45 ऑन 40 अगर मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो इतना हमें मिल जाएगा कि इतना फ़ायदा हुआ है। नेक्स्ट है, बजट से पहले किसी कार की कीमत 300 बढ़ाई गई और बजट के बाद फिर 10% घटाई जाती है, तो कार की कीमत में कितने % वृद्धि होती है। अब इस सेंस में हमेशा वैसे तो प्लस माइनस एक फॉर्मूला है कि इतना बढ़ाया गया x फिर घटाया गया y, और ये अगर कर लेते हो तो आपको तुरंत मिल जाता है, हमेशा वृद्धि ही होती है, बढ़ाया गया घटाया गया, अगर दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है अगर वो बढ़ाए गई कीमत ज़्यादा है तो ये हो जाएगा। अदरवाइज़ आप किसी भी टेम्परेरी आप ले सकते हो किसी को भी, कि आप 100 रुपीज़ ले लो और उसके बाद उसका 30% निकाल लो तो ये बढ़ जाता है, उसके बाद उसका फिर से 10% निकाल लो और फिर घटा दोगे, और फिर उसका तो लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो डायरेक्ट फार्मूला आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 49th है कि इसको हमेशा पावर में चेंज कर लेना चाहिए। मैं 27 है तो इसको 3 की पावर में चेंज करो, तो 3 की 3 3 या 9, तो मीन्स 3 की पावर में आ जाएगा ये, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 या 9, 9 या 9 3 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको भी 3 में चेंज कर लो तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, और ये तो 3 की पावर x सही है। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। इसको सॉल्व करोगे तो अगर तीनों को एक ही साइड ले जाओ ये कैसे भी करके, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप देख सकते हो, फिर से देख लेते हैं। तो 3 की पावर जो है वो 3 है, मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 3 की पावर x आ जाएगी, और ये हो जाएगा 3 की पावर 2। तो इससे हो जाएगा कि 3x इक्वल्स टू, क्योंकि 3 प्लस x हो जाएगा इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, क्योंकि ऐड हो जाएगा। तो इससे जो 3x, पहले तो 3x आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में एक चीज़ और है जो मिस हो रही है, वो ये है कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखिए ये पावर x है ना कि केवल 27 है, इसलिए ये गलती कैलकुलेशन हो रहा था। इसका मतलब ये यहाँ पे जब 3 की पावर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x, और इक्वल्स टू हो जाएगा 3 की पावर 2, और ये हो जाएगा 3 की पावर x। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को, तो ये हो जाएगा 3x प्लस x इक्वल्स टू 2, ऐसे कुछ आएगा। तो 4x यानी 1/2, तो ये 4x हो जाएगा इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो यहाँ से आ जाएगी, देखिए 4x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी तो अब x की वैल्यू 1/2 का मतलब है कि 1/2 की पावर 4 ये पूछा जा रहा है, मीन्स सीधे सीधे 2 की पावर 4 पूछी जा रही है, और दैट इज़ 16। तो 16 इज़ द राइट आंसर। थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी स्क्रीन पे प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज़ क्वेश्चन बहुत इजी था। इसी तरीके से अगर कोई साधारण ब्याज पर अगर 10 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है तो क्या होगा, ये है। तो पी अगर मान लेते हैं साधारण ब्याज जो है वो 10 वर्षों पी है, तो और उसका जो मूलधन है जो इंटरेस्ट है वो भी पी हो जाता है, तो इसका मतलब इस तरह से रहेगा। वैसे तो हमारे पास आई इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है पी प्रिंसिपल आर टी अपॉन 100, पर अगर अब आई की वैल्यू जो है इंटरेस्ट है वो भी पी हो जा रहा है, और ये भी पी है, और ये आर है, और ये टी है, तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा,
तो RT इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। इस चीज़ को ऐसे देखना है। तो RT इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। तो 10 वर्षों के लिए था, तो T की वैल्यू, अब हमें ये पता है कि RT इक्वल्स टू 100, जिसमें कि T की वैल्यू दे रखी है 10, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो इस तरह से मैथ्स जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकन था वो कंप्लीट हो गया। अब सामान्य जानकारी के क्वेश्चन हैं, जिसमें कि 51 क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के विषय में व्यय में शामिल नहीं है, तो वो है रक्षा व्यय जो है वो केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। डेवलपमेंट इससे नहीं होता है, क्योंकि हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन है। अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या होता है, तो इसमें क्या, देश के बीच में लोगों का संचलन, एक देश से दूसरे देशों में जाते हैं, उसे प्रवासन या माइग्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्ट बैंक, जिसको भारतीय एंटरप्राइजेस और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने संयुक्त रूप से जो है वो SBJ क्लीन टेक बनाया है, जो कि ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में 10 वर्षों तक लगभग इतना निवेश करेगा। तो करंट का है, आप बस इसको ध्यान में इस तरह रखिए कि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे नेपाल में भूकंप त्रासदी आई थी, तो उससे रिलेटेड पूछा गया था कि कौन सा ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन मैत्री। तो ये 2015 में पूछा गया था, ये आएंगे नहीं, बट इन क्वेश्चन को देखने से आपको करंट में भी क्या पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, वो आप देख सकते हो। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने के लिए न्यूनतम जो है आयु जो है वो 25 वर्ष होती है, जो कि अनुच्छेद 84 में दे रखा है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था, तो ये मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। नेक्स्ट है चौरा चौरी घटना कब हुई थी, तो हुई थी 5 फरवरी 1922 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व कौन सा है, नेगेटिविटी किसकी है ज़्यादा, तो वो है फ्लोरीन की है, साइज सबसे छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है मोस्ट, तो ये है, तो फ्लोरीन है, F से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट किस देश में कोपा अब ये 15 आयोजित किया था, खेल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। उसके बाद है कैबिनेट स्तर का, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का है, तो यह है विपक्ष का नेता जो है वो कैबिनेट स्तर का होता है। उसके बाद है प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी में स्थित है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में है, क्योंकि भूमध्य रेखा कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच में, प्रायद्वीपीय भारत जो है वो कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच में पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 63 क्वेश्चन है कि वह कौन सा स्थान है जहां अधिकतम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हुई थी, तो अंतिम जो मुग़ल सम्राट बहादुर शाह हैं उनकी मृत्यु रंगून में हुई थी, जो कि म्यांमार में है, जिसे अब बर्मा बोलते हैं। इनको भेज दिया गया था वहाँ पर और वहीं पे इनकी मृत्यु हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वो था नमक कर के विरुद्ध था। 12 मार्च 1990 में दांडी यात्रा की गई थी, उसके बाद जो है चलाया गया था सविनय। नेक्स्ट है भारत में उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ दर्ज की गई है, तो वो है मानेसर मेघालय में की गई थी। NPP से क्या अभिप्राय है, तो एन है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, जो कि ये उद्देश्य जो है ये 2000 में नीति लाई गई थी, और इसका उद्देश्य था कि 2045 या 70 तक जनसंख्या को 2070 तक जनसंख्या को स्थिर यानी कांस्टेंट करना है, एक तरह स्टेबल करना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिलिंग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, करंट का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए इसको, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जून 15 में चौथे सप्ताह में 2 उद्यमियों अनेक नागरिकों निकायों के बीच में अपशिष्ट प्रबंधन पर समझौता हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। आच्छादन यानी अनावरण पर किस पदार्थ पर का वायु से नमी को अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है प्रस्वेदन, जिससे किसी मतलब वायु में जो है नमी का अवशोषण हो जाता है। तो उसके बाद है दालें किसका अच्छा स्रोत है, तो प्रोटीन का है, पल्सेस आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। मथुरा डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएँ किसके द्वारा स्थापित की, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा, IOCL में द्वारा की गई थी। निम्नलिखित संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, तो प्रस्तावना कहा गया है।
जबकि भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आत्मा बोला है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो हैं वो यजुर्वेद के हैं, ये आंसर बताना है। ब्राह्मण मूल पाठ है। ढालू सड़क व पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उठाने में अपेक्षा कम होता है। इसलिए निम्नलिखित में कौन सी समिति के मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया था? स्वर्ण सिंह समिति ने 72वें संविधान संशोधन में बताया गया था, मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, और ये 1976 में किया गया था। नेक्स्ट है ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो 2014 में उत्तर प्रदेश में कितने करोड़ दिए गए? तो करंट से रिलेटेड कर दिया गया है और ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड है, क्योंकि ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में बात हो रही है। तो इस तरह क्वेश्चन आया। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? तो घनत्व जो है वो 829 है उत्तर प्रदेश 2000, जबकि 811 में जो है 829 है पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है। इसी तरीके से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जो है वो है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये देख लेते हैं कि ये तो उत्तर प्रदेश का है जो कि 829 का। अगर इंडिया का पूछा जाता तो 382 है, आपको इसको भी याद रखना है 2011 का। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जो है 2022 तक हर घर यानी कि वाटर टू ऑल या इस तरह से करके था। देश के हर ग्रामीण क्षेत्र को घरेलू परिसरों के लिए उनके घरों में 50 मीटर की दूरी पर कम से कम कितने लीटर पेयजल देना है? तो इसका आंसर था 70 लीटर देना था। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों सहित कितने मंडल हैं? तो 18 मंडल हैं और 75 ज़िले हैं। उसके बाद है कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से सभी क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय नगरीय औद्योगिक समुदाय में। बाकी फसल के लिए है, रेल पटरियों के साथ साथ सड़कों और रेल पटरियों के साथ साथ है, निम्नकृत वन आरक्षित क्षेत्रों में भी है। तो नेक्स्ट है MG नरेगा कब प्रारंभ किया गया था? 2006 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की वजह से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो ये है चौथा। रामू आप याद रखो, REMMU, जिसमें RA का मतलब है राजस्थान है, M मिड में आता है तो मध्य प्रदेश है, और ये है महाराष्ट्र और ये है उत्तर प्रदेश। तो कितना हो गया? 1 2 3 4, तो फोर्थ है रामू, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 9वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 7 से 2 में ग्रामीण क्षेत्र में BPL निश्चित की गई थी, जिसका वार्षिक आय कितना हो? तो 20,000 अगर वार्षिक आय है तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में BPL माना गया था कि BPL फैमिली से है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ है? तो वो है मुगल सराय में है। उत्तर प्रदेश में भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? तो 1945 में भू नियंत्रण अधिनियम पारित हुआ है। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रसन्नता एवं आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि है। तो ये करंट का था, तो आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट है कि मध्याह्न योजना मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत मध्याह्न भोजन को पकाने और परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति में करनी चाहिए? तो दैनिक आधार पर की जानी चाहिए, मतलब डेली की जानी चाहिए। 15 अगस्त 1995 में ये योजना शुरू की गई थी और रोज़ करनी है। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो 33% आरक्षण है। और 73 संविधान संशोधन
1992 द्वारा ये डिसाइड किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखभाल तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई? तो कोसवानी तैयार की गई है, कोसवानी। अब ये करंट का ही है। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो 1 बीघा जो होता है वो 25-29 हेक्टेयर के बराबर 1 बीघा होता है। सब ग्रामीण परिवेश का, उस सब मैंने अपने वीडियो में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? तो कथक है, कथक का उद्भव हुआ है। तो इस तरह से जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो भू अधिकारों के प्रलोभों का मतलब है जमाबंदी। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना SGSY का पूर्ण नाम स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना ही ग्राम स्वरोजगार योजना। तो ये है जो कि 1999 में स्टार्ट की गई थी। किस मंडल में विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों को क्षेत्र माना जाता है? तो मिर्ज़ापुर में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात 2001 में 998 से वर्ष 2011 में कितना हो गया? तो 12 हो गया, यानी कि 912 हो चुका है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कितना बढ़ा है, तो उसमें 14 लगभग बढ़ा हुआ है, 14। उत्तर प्रदेश के किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो मिलें हैं वो हैं चीनी मिलें हैं। डी इज़ द राइट आंसर। BPL सूचियों में छूटे हुए BPL परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो समाजवादी पेंशन स्कीम जो है वो प्रारंभ की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो इटावा जिला न्यायालय उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य कर रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण अधिनियम अधिकारी द्वारा किया जाता है? तो लेखपाल द्वारा किया जाता है। आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण पटवारी के द्वारा किया जाता था, जिसे वर्तमान में लेखपाल कहा जाता है। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं? तो 31 सीटें हैं, जो कि जनसंख्या के अनुपात में है। तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट 2015 का समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में फिर से वीडियो बनाकर मैं उपलब्ध होऊंगा, ताकि जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सकें और इसी बेसिस पे हम आगे तैयारी कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम पास है। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।